एपिसोड के स्टार्टिंग में जीसू फूजी के होटल में खाना खा रहा होता है। जीसू को देखकर होटल की सारी लड़कियां उसकी खूबसूरती और उसके बिहेवियर की तारीफ करने लगती है। तभी एक लड़का फूजी के पास माफ़ी मांगने आता है। ये वही लड़का होता है जिसने पहले जिंग के साथ मिलकर फूजी को परेशान किया था। वो कहता है कि अगर फूजी ने उसे माफ़ नहीं किया तो उसके परिवार का बिजनेस बहुत नुकसान में चला जाएगा, इसलिए उसके पिता ने उसे माफ़ी मांगने भेजा है। फूजी उसकी बात सुनने के बजाय उसे अच्छी तरह डांटकर होटल से बाहर जाने को कहती है। तब वो लड़का भड़क जाता है और उसे और मिंग को भला बुरा कहने लगता है। तब फूजी गुस्सा हो जाती है और उसे मारने लगती है, मार कर उसे वहाँ से भगा देती है। होटल में मौजूद सब लोग ये तमाशा देख रहे होते हैं। जीसू मजाक मजाक में कह देता है कि इतना गुस्सा करने वाली लड़की से शादी करने की हिम्मत कौन सा लड़का करेगा। ये सुनकर फूजी गुस्सा हो जाती है और होटल की ओनर होने के नाते उसे तुरंत होटल से बाहर निकाल देती है। फिर जीसू अपने पिता से मिलता है। उसके पापा भी यहाँ आ चुके होते हैं, जो इस शहर में होने वाली एग्जामिनेशन के हेड एग्जामर हैं। उनके पिता बहुत समय बाद उसे देखकर खुश होते हैं और मजाक में कहते हैं कि जरा पीछे मुड़कर देखो। जैसे ही जीसू मुड़ता है, उसके पिता उसे जोर से लात मार देते हैं। वो उस पर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि उसने इतनी हिम्मत कैसे कर ली कि राजा की जगह खुद को राजा बनाकर लोगों को बुर्बक बना रहा था। अगर ये बात बाहर फैल जाती तो उनके पूरे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाती। जीसू अपनी सफाई देते हुए कहता है कि उसने जो भी किया राजा की सुरक्षा के लिए किया था। अगर आज राजा सुरक्षित है तो उसमें उसका भी बहुत बड़ा योगदान। कुछ देर बाद यंग जीसू के पिता से मिलने जाता है। यंग तुरंत जीसू की तरफ से बात संभाल लेता है और कहता है कि उसने ही जीसू को अपनी जगह रहने के लिए मजबूर किया था, इसलिए अगर किसी की गलती है तो वो उसकी है, जीसू की नहीं है। इसके बाद यंग और जीसू के पिता अकेले में राजनीति पर बात करते हैं। फिर हम वाइस चांसलर को देखते हैं। वो अपने स्टूडेंट को पढ़ा रहे होते हैं। तब वहाँ जेली नाम की एक लड़की आती है। जेली बताती है कि वो और उसकी सहेलियां वाइस चांसलर के विचारों से बहुत प्रभावित है। फिर वाइस चांसलर कहते हैं कि चांसलर तो हमेशा इस बात के खिलाफ रहे हैं कि महिलाओं को सरकारी पद मिलना चाहिए, लेकिन राजा ने महिलाओं को भी मौका देने का फैसला लिया है। इसी वजह से बहुत सी लड़कियां अब बड़े सपने देख रही है और सरकार में ऊंचा पद तक पहुंचना चाहती है। इसी बीच मिंग भी एग्जामिनेशन देने के लिए पहुंच जाती है। फूजी उसके साथ आई होती है और उसे हिम्मत देते हुए कहती है कि किसी बात की टेंशन मत लेना और अपना एग्ज़ाम अच्छे से देना। मिंग उसे घर जाकर आराम करने के लिए कहकर एग्ज़ाम हॉल के अंदर चली जाती है। फिर मिंग अपना एग्ज़ाम बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेती है। दूसरी तरफ राजा यंग रास्ते में वाइस चांसलर से मिलते हैं और उसे कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट फेंक कर देते हैं और बिना कुछ ज़्यादा कहे वहाँ से चले जाते हैं। वाइस चांसलर उन डॉक्यूमेंट को देखकर गहरी सोच में पड़ जाता है। आज वही दिन होता है जब राजा को अपनी 10 दिन की तपस्या और प्रार्थना पूरी करके पूजा हॉल से बाहर आना होता है। सारे मिनिस्टर और चांसलर उसका इंतजार कर रहे होते हैं। राजा के देर से न आने पर चांसलर परेशान होने लगता और सोचता है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई। वो दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वो दरवाज़ा खोलने वाला होता है, दरवाज़ा खुद खुल जाता है और यंग बाहर आ जाता है। राजा को देखकर सारे मिनिस्टर तुरंत उसके सामने झुक जाते हैं। यंग सीधा चांसलर की तरफ देखकर पूछता है कि क्या वो ये जानने के लिए इतना बेचैन थे कि उसने 10 दिन की तपस्या में क्या सोचा है। चांसलर तुरंत जवाब देता, उसने 3 पीढ़ियों के राजाओं की सेवा की है और उसकी पूरी वफादारी सिर्फ राज और राजा के प्रति है। तब यंग के पास एक बहुत
इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट लाया जाता है। उसे देखकर वो कहता है कि राज्य में काफ़ी अन्याय और गंभीर समस्या चल रही है जिन पर दरबार में चर्चा करनी जरूरी है। वो सभी मिनिस्टर को राज दरबार में पहुंचने का आदेश देता और सिर्फ वाइस चांसलर को अपने साथ आने के लिए कहता है। सभी मिनिस्टर दरबार में जाकर राजा का इंतजार करने लगते हैं, लेकिन राजा और वाइस चांसलर की बातचीत इतनी लंबी चलती है कि सुबह से रात हो जाती है। कई मिनिस्टर खड़े खड़े थक जाते और कुछ तो झपकी लेना भी शुरू कर देते हैं। चांसलर की उम्र ज़्यादा होने की वजह से राजा के आदेश पर उसके लिए एक कुर्सी भी लगाई जाती है। वो उस पर बैठकर इंतज़ार करते करते सो जाते हैं। रात के समय वाइस चांसलर वापस दरबार में आता है। थोड़ी देर बाद यंग भी दरबार में प्रवेश करता है। सभी मिनिस्टर तुरंत सतर्क होकर खड़े हो जाते हैं। उसके बाद यंग अपने सिंहासन पर बैठकर कहता है कि उसके पास कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी पहुंची है। वो एक वुडन बोर्ड मंगवाता है और कहता है सेंगजू में गवर्नर के घर के एंट्रेंस पर लगी हुई थी। इस पर लिखे हुए शब्द चांसलर की हैंडराइटिंग से मिलते जुलते होते हैं। उस गवर्नर ने अपने पद का गलत इस्तेमाल करके लोगों पर बहुत अत्याचार किए थे और हर जगह यही कहता रहता था कि उसके पीछे चांसलर का सपोर्ट है। जब राजा इस बारे में चांसलर से सवाल करता है तो चांसलर तुरंत अपनी सफाई देते हुए कहता है कि उसने उस गवर्नर के असली चेहरे के बारे में कुछ नहीं पता था। वो कहता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि गवर्नर इतना भ्रष्टाचार और जालिम निकलेगा। दरबार में मौजूद चांसलर के सपोर्टर भी तुरंत उसके बचाव में बोलने लगते हैं। तभी वार मिनिस्टर अचानक आगे आकर कहता है कि अगर कोई गलती हुई है तो उसकी जिम्मेदारी उसकी है। राजा यंग उसकी बात सुनकर हैरान रह जाता है। राजा गुस्से में पूछता है कि क्या उसे चांसलर से सवाल पूछने का अधिकार भी नहीं है। राजा की बात सुनकर चांसलर तुरंत इमोशनल कार्ड खेलता है। वो कहता है कि उसने 3 पीढ़ियों के राजा की वफादारी से सेवा की है। इतना ही नहीं, एक बार पुराने राजा की जान बचाने के लिए उसने अपने सीने पर तीर तक खाया था। इसलिए उस पर शक करना उसकी वफादारी और सम्मान दोनों का अपमान है। इसी बीच जीसू कहता है कि वो उस गवर्नर वाले शहर में जाकर खुद जांच करके आया है और उसे कई ऐसे सबूत मिले हैं जो चांसलर की मिलीभगत तरफ इशारा करता है। चांसलर तुरंत पलटवार करते हुए कहता है कि उसके हिसाब से गवर्नर वाले शहर में खुद राजा गए थे, क्योंकि उसने कुछ दिन पहले ही जीसू को कहीं और देखा था। लेकिन राजा बहुत समझदारी से जवाब देते हैं कि अगर वो ये कह रहे हैं कि राजा किसी और का रूप धारण करके यात्रा की थी तो ये बात देशद्रोह के बराबर है। इसलिए चांसलर को अपने ऊपर एक और आरोप लगवाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी देर बाद वार मिनिस्टर के 2 असिस्टेंट भी दरबार में आकर अपना जुर्म कबूल कर कहते हैं वो मानते हैं कि उन्होंने गलत काम किया है। अब राजा के लिए ये बात साफ हो जाती है कि वार मिनिस्टर भी इस साजिश में शामिल थे। राजा तुरंत वार मिनिस्टर और उसके असिस्टेंट को गिरफ्तार करने और उनसे पूरी जांच पड़ताल करने का आदेश दे देते हैं। लेकिन चांसलर के खिलाफ अभी तक कोई सीधा और पक्का सबूत नहीं मिलता, इसलिए वो फिलहाल बच जाता है। ये देखकर वाइस चांसलर राजा को एक बहुत अच्छी सलाह देता है। वो कहता है कि अब वार मिनिस्टर का पद खाली हो चुका है और इसे यूं ही खाली नहीं छोड़ना चाहिए। वो पेजिंग ही नाम के एक ईमानदार और योग्य अधिकारी का नाम सजेस्ट करते हैं। वाइस चांसलर बताते हैं कि जेंगी को सिर्फ इसलिए सालों से कोई बड़ा पद नहीं दिया गया क्योंकि उसका चांसलर से मतभेद था। चांसलर ने अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसकी प्रमोशन रोक रखी थी। चांसलर पहले इससे फैसले से का विरोध करते हैं, लेकिन राजा उसकी बात नहीं मानता और जिंगहिप को वार मिनिस्टर बनाने का फैसला कर लेता है। साथ ही राजा ये भी कह देते हैं कि अब से ऐसे लाइट नेट्स और अर्ली मॉर्निंग
पॉलिटिकल मीटिंग बहुत होने वाली है। दूसरी तरफ मिंग एग्जामिनेशन में पूरे शहर में फर्स्ट रैंक हासिल कर लेती है। उसकी सफलता से फूजी बहुत खुश हो जाती है। वो 3 दिन तक गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के लिए फ्री फूड और फ्री मेडिसिन का इंतज़ाम करती है ताकि सब मिलकर मिंग की अचीवमेंट सेलिब्रेट कर सकें। जब फूजी के पिता ये सब करते हुए देखते हैं तो वह हैरान होकर उससे पूछते हैं कि वो इतना पैसा खर्च करके आखिर क्या कर रही है। तब फूजी बताती है कि मिंग अगले इंपीरियल एग्ज़ाम के लिए कैपिटल सिटी जाने वाली है और वो भी उसके साथ जाएगी। ये सुनकर फूजी के स्टेप मदर ड्रामा करना शुरू कर देती है। वो कहती है कि घर वालों को अपनी बेटी का सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन फूजी के पिता इस बात के लिए तैयार नहीं होते और उसे कैपिटल सिटी भेजने से मना कर देते हैं। इसी बीच मिंग कमिश्नर ऑफिस के कुछ अधिकारियों के साथ वहां पहुंच जाती है। वो लोग एक बैनर के साथ आते हैं। वो एक सम्मान का बैनर होता है जो फूजी के पापा को मिलता है, क्योंकि मिंग ने उन लोगों को पहले ही कहा था कि वो यन फैमिली को ये बैनर दे। इतना सम्मान मिलने के कारण फूजी के पापा उसे कैपिटल सिटी जाने की परमिशन दे देते हैं। इसके बाद मिंग अपनी उस दोस्त की कब्र पर पहुंचती है जिसने मुश्किल समय में उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान दी थी। यहाँ हमें एक फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है जब मिंग अपनी बीमार दोस्त को कंधे पर उठा के वहाँ से भाग रही थी, तब रास्ते में उसकी दोस्त की मौत हो गई। उसी वक्त चोरों का गैंग वहाँ पहुँच गया और वो मिंग को पकड़कर उसे भी मारना चाहता था। बिल्कुल उसी समय राजा यंग का पहला तीर सीधा डाकू के एक आदमी को लगता है और उसकी मौत हो जाती है। फिर यंग के सैनिक चारों तरफ से अटैक करके पूरे डाकू गैंग को खत्म कर देते हैं। मिंग भी हिम्मत नहीं हारती और चाकू उठाकर डाकू के लीडर पर हमला कर देती है। इस घटना के दौरान पहली बार मिंग और यंग की मुलाकात हुई थी। प्रेजेंट में मिंग अपनी दोस्त से वादा करती है कि मैंने तुमसे किया हुआ प्रॉमिस नहीं भूली हूँ। पिछले 10 सालों से उसने बहुत मेहनत से पढ़ाई की है और अब वो कैपिटल सिटी जाकर मेन एग्जामिनेशन देने वाली है। उसके बाद मिंग और फ्यूजी कैपिटल सिटी के लिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं। दूसरी तरफ राजा यंग राज्य के काम में व्यस्त होते हैं। तब जीसू उसके पास आता है और कहता है कि वो उसके लिए एक खास गिफ्ट लेकर आया है। वो एग्ज़ाम का रिजल्ट देखता है। जब वो उस लिस्ट में मिंग का नाम देखता है तो वो खुश हो जाता है। दूसरी तरफ मिंग और फूजी आखिरकार कैपिटल सिटी पहुंच जाती है। शहर की शानो शौकत देखकर दोनों बहुत एक्साइटेड हो जाती है। कैपिटल सिटी पहुंचने के बाद दोनों एक गेस्ट हाउस में जाती है। इसी बीच स्टोरी का फोकस एक गैंग की तरफ चला जाता है। इस गैंग का लीडर अपने मरे हुए साथियों के लिए पूजा करता है और कहता है कि उनके बहुत से योद्धा मारे गए हैं, इसलिए अब वो चुप बैठने वाला नहीं है। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।